नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम BS सील टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल का पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द थिक इंसुलेशन पेपर शुड एक्सटेंड बियॉन्ड ईच एंड ऑफ द आर्मेचर कोर एंड इट इज यूज्ड इन बिटवीन द स्लॉट लाइनर एंड वेजेस। दिस इज कॉल्ड। मोटा इंसुलेशन पेपर कोर के प्रत्येक सिरे से आगे निकला होना चाहिए और यहाँ स्लॉट लाइनर और वेजेस के बीच में प्रयुक्त किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ए कॉइल सेपरेटर, बी डाई इलेक्ट्रिक सेपरेटर, सी कॉइल इंसुलेशन एंड डी पैकेजिंग स्ट्रिप। दोस्तों हम आर्मेचर कोर की स्लॉट लाइनर और वेजेस के बीच में एक थिक इंसुलेशन का यूज करते हैं और उस इंसुलेशन को बोला जाता है पैकिंग स्ट्रिप। दोस्तों जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये है स्लॉट लाइनर और ये है वेजेस। इसके बीच में जो इंसुलेशन होगा वो होगा पैकिंग स्ट्रिप। और दोस्तों इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये स्लॉट के अंदर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैकिंग स्ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 19 है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ हायर वोल्टेज बियॉन्ड 33 kV। उच्च वोल्टेज की ट्रांसमिशन में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, बी ग्लास इंसुलेटर, सी पिन टाइप इंसुलेटर एंड डी स्ट्रेन इंसुलेटर। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में अलग अलग तरीके के इंसुलेटर यूज होते हैं, जैसे कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर और पोस्ट टाइप इंसुलेटर। इन इंसुलेटर की जानकारी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में पूरी दे रखी है, तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। तो हर एक इंसुलेटर का अपना एक काम होता है, अपना एक महत्व होता है। हम पिन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं अप टू 33 kV। रीजन क्या है? हम 33 kV के ऊपर इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये फिर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है। सेम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हम 33 kV से ऊपर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 33 kV के नीचे यूज करेंगे तो ये फिर भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो हमें एक ट्रांसमिशन लाइन में कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी देखना होता है। तो दोस्तों सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर ऐसा इंसुलेटर है जो 33 kV के ऊपर यूज करा जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर इम्प्रेग्नेंटेशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के इंप्रेशन के लिए किस प्रकार के इंसुलेटिंग मटेरियल प्रयुक्त किया जाता है? ए पेंट, बी एम्पायर पेपर, सी ऑयल एंड डी बेकिंग वार्निश। दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग के लिए हम यूज करते हैं बेकिंग वार्निश का। पहले हम वाइंडिंग में वार्निश को अप्लाई करते हैं, देन उसको बेक करते हैं। इससे एक हार्ड और प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है, जो कि काफी अच्छा इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करवाती है। और इसके अलग अलग एडवांटेज भी हैं दोस्तों, जैसे कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, यांत्रिक शक्ति बढ़ा देता है। और दोस्तों वार्निश का सूखने का समय कम होता है एज कम्पेयर टू ऑयल, तो इससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग टाइम काफी ज्यादा कम हो जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग वार्निश। क्वेश्चन नंबर 21 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस और इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन या प्रदीपन की इकाई क्या होती है? ए लक्स, बी कैंडेला, सी ल्यूमन एंड डी कैंडेला पर स्क्वायर मीटर। दोस्तों इल्यूमिनेंस या इल्यूमिनेशन की जो इकाई होती है वो होती है लक्स। और दोस्तों लक्स बताता है कि किसी एक पर यूनिट एरिया पे कितनी रोशनी पड़ी। कैंडेला किसकी यूनिट होती है? ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है दोस्तों। और ल्यूमन किसकी यूनिट होती है? ये ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है। तो इन सारी यूनिट को आपको याद करके चलना है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्स। क्वेश्चन नंबर 22 है अ 2-pole synchronous generator driven at 1500 RPM जनरेट EMF एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1500 RPM पर संचालित एक पोल 2 सिंक्रोनस जनरेटर निम्न आवृत्ति पर EMF उत्पन्न करते हैं। ए 50 हर्ट्ज, बी 60 हर्ट्ज, सी 40 हर्ट्ज एंड डी 25 हर्ट्ज। दोस्तों कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे कि इसी क्वेश्चन को आप ले लीजिए। तो हमें गिवन क्या क्या है? हमें स्पीड दे रखी है 1500 RPM, देन नंबर ऑफ पोल हमें दे रखे हैं 2। तो हम फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला क्या होता है? NS = 120 F/P। तो स्पीड हो जाएगी 1500 × 120 मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी अपॉन में नंबर ऑफ पोल। तो इससे ये कटेगा 60 टाइम, इससे एक 0 कट जाएगा और 6 से कट जाएगा ये 25 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी आएगी दोस्तों 25 हर्ट्ज। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है इन अ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर द स्टेटर इज प्रोवाइडेड विद 2 पैरेलल वाइंडिंग व्हिच आर डिस्प्लेस्ड बाय। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर में 2 समानांतर वाइंडिंग्स प्रदान की जाती है जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित होती है या डिस्प्लेस्ड होती है? ए 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, बी 60 इलेक्ट्रिकल डिग्री, सी 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री एंड डी 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री। दोस्तों स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। और दोस्तों यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करता है कि एक स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में कितना टॉर्क जनरेट होगा। और दोस्तों इसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हम स्टेटर और रोटर वाइंडिंग को 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल स्पेस में जनरेट करना पड़ता है। और स्प्लिट फेज मोटर का दोस्तों एक और नाम होता है, वो होता है रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। अगर क्वेश्चन में कभी रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर के बारे में आएगा तो उसका भी इलेक्ट्रिकल एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक मेन वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। और दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो मेन वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस लो होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई होता है।
वहीं अगर हम स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होता है, ताकि एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो सके और मोटर रन कर सके। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटेड इन अ मोटरिंग मोड द टॉर्क इज। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर मोटरिंग मोड में संचालित किया जाता है तो टॉर्क क्या होता है? ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप, सी इंडिपेंडेंट ऑफ द स्लिप एंड डी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्लिप। दोस्तों किसी भी इंडक्शन मोटर में 3 मोड होते हैं, एक होता है जनरेटिंग रीजन, एक होता है मोटरिंग रीजन और एक होता है ब्रेकिंग रीजन। यहाँ पे इसे ब्रेकिंग मोड भी बोल सकते हैं या मोटरिंग मोड भी बोल सकते हैं या जनरेटिंग मोड भी बोल सकते हैं। और दोस्तों स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है S इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन में सिंक्रोनस स्पीड। ये स्लिप का फॉर्मूला होता है इंडक्शन मोटर की। तो दोस्तों जनरेटिंग रीजन में स्लिप लेस देन होगी 0 के, मैं लिख भी देता हूँ इसे, जनरेटिंग रीजन स्लिप इज लेस देन 0। इंडक्शन मोटर का ब्रेकिंग रीजन कब होगा? जब स्लिप ग्रेटर देन 1 होगी। और दोस्तों मोटरिंग रीजन कब होता है? जब स्लिप 0 और 1 के बीच में लाई करे, यानी कि वो 0 से तो ज्यादा होनी चाहिए पर 1 से कम होनी चाहिए, तो इसके बीच में इंडक्शन मोटर का मोटरिंग रीजन होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो रोटर स्पीड होगी वो सिंक्रोनस स्पीड से कम होगी, तो इससे जो स्लिप जनरेट होगी वो पॉजिटिव स्लिप जनरेट होगी। और दोस्तों अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो मोटरिंग रीजन में क्या हो रहा है कि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के, यानी कि जितनी ज्यादा स्लिप होगी उतना ही ज्यादा टॉर्क जनरेट होगा। तो मोटरिंग रीजन में इंडक्शन मोटर का टॉर्क इंक्रीज होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन अ 132 kV सिस्टम फेज टू ग्राउंड कैपेसिटेंस इज 0.015 माइक्रोफैराड एंड इंडक्टेंस इज 6 हेनरी, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड अक्रॉस कॉन्टैक्ट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर टू एलिमिनेट वोल्टेज सर्ज इज। 132 kV सिस्टम चरण में ग्राउंड कैपेसिटेंस 0.01 माइक्रोफैराड है और इंडक्टेंस 6 हेनरी है। वोल्टेज वृद्धि को खत्म करने के लिए सर्किट ब्रेकर के संपर्कों से जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा? ए 50 किलो ओम, बी 12 किलो ओम, सी 8 किलो ओम एंड डी 10 किलो ओम। दोस्तों हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है पहले हम उसे देख लेते हैं। हमें कैपेसिटेंस गिवन है 0.015 माइक्रोफैराड और इंडक्टेंस गिवन है 6 हेनरी का। दोस्तों एक फॉर्मूला यूज होता है रेजिस्टेंस की क्रिटिकल डैम्पिंग का, और वो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। वो फॉर्मूला है 0.5 अंडर रूट में L अपॉन C। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.5, इंडक्टेंस कितना था 6 हेनरी था और कैपेसिटेंस कितना था 0.015 माइक्रोफैराड। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 0.015 इंटू 10 की पावर -6 को आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों 0.5 400 इंटू 10 की पावर 6 और ये हो जाएगा 0.5 अपॉन में 4 इंटू 10 की पावर 8। अब इसको बाहर निकालते हैं अंडर रूट से तो हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4। तो 2 इंटू 0.5 कितना होता है? 1 होता है, तो 1 इंटू 10 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? 10 किलो ओम। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 किलो ओम। क्वेश्चन नंबर 26 है, द नेचर ऑफ इनपुट इन डीसी जनरेटर इज। डीसी जनरेटर में इनपुट की प्रकृति क्या होती है? ए थर्मल पावर, बी मैकेनिकल पावर, सी सोलर पावर एंड डी इलेक्ट्रिकल पावर। दोस्तों कोई भी जनरेटर हो, चाहे वो डीसी जनरेटर हो चाहे वो सिंक्रोनस जनरेटर हो, उसका मेन काम क्या है? वो कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और मोटर उसका अपोजिट करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। और डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है दोस्तों? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। और दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या बताता है? जब भी रोटेटिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करा जाए तो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकल पावर। क्वेश्चन नंबर 27 है, द वोल्टेज ड्रॉप इन अ फीडर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए रेजिस्टेंस, बी लेंथ ऑफ वायर, सी टाइप ऑफ ग्राउंडिंग एंड डी क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोस्तों एक फीडर में जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो किस वजह से होता है, हम उसको एनालाइज करते हैं। पहला होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल होता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा दोस्तों उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा किसी भी एक वायर में, क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी और उतना ही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है। और दोस्तों लेंथ ऑफ वायर की वजह से भी काफी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितनी ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता है। और दोस्तों रेजिस्टेंस डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। जितना कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अपोजिट में बिहेव करता है। तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि जितना ज्यादा मोटा वायर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा पतला वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस भी वोल्टेज ड्रॉप को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। पर दोस्तों ग्राउंडिंग डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है वोल्टेज ड्रॉप को। हमें एक अच्छी ग्राउंडिंग
की जरूरत होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये डायरेक्टली वोल्टेज ड्रॉप को अफेक्ट करे ऐसा कहीं भी नहीं होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइप ऑफ ग्राउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है, चूज अ करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द मेन फंक्शन ऑफ सर्च टैंक इज टू रिड्यूस द वाटर हैमरिंग इफेक्ट इन द पेनस्टॉक। स्टेटमेंट 2, पेनस्टॉक इज अ कंडक्ट सिस्टम फॉर टेकिंग वाटर फ्रॉम द इनटेक वर्क एंड फोरवे टू द टरबाइन। दिए गए कथन में से जल विद्युत उत्पादन प्रणाली के संबंध में सही विकल्प चुने। कथन 1 है, सर्च टैंक का मुख्य कार्य पेनस्टॉक में पानी के टंकण प्रभाव को कम करना है। और कथन दूसरा है, पेनस्टॉक प्रवेश क्रिया से और फोरवे से टरबाइन तक पानी लाने के लिए एक नाली प्रणाली है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। ये होता है दोस्तों हमारा सर्ज टैंक, और ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये होता है पेनस्टॉक एरिया। दोस्तों सर्ज टैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। और सर्ज टैंक का मेन काम क्या है, ये प्रेशर के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने में या मिनिमाइज करने में मदद करता है। दोस्तों कभी कभी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ऐसा भी होता है कि जो वाटर का फ्लो है वो अचानक चेंज हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक हैमर इफेक्ट बनता है, एक हथौड़ा जैसा इफेक्ट बनता है। जब वाटर दोस्तों किसी भी एक चीज से टकराता है तो उस चीज पे काफी ज्यादा फोर्स लगता है, उसी को बोला जाता है हैमर इफेक्ट। और दोस्तों सर्च टैंक का एक दूसरा काम क्या है, ये एक रिजर्वायर की तरह काम करता है। जैसे बेसिकली हमारे घरों में टंकी होती है, तो वो किस लिए यूज होती है, जब पानी ना हो तो हम उस टंकी से अपने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ भी सर्च टैंक करता है, ये पानी को बचा के रखता है और एक्सेस वाटर को भी ये एब्सॉर्ब करता है। और दोस्तों पेनस्टॉक क्या होता है, ये एक तरीके का लार्ज पाइप होता है जो वाटर को कैरी करता है फ्रॉम रिजर्वायर। ये रिजर्वायर है, यहाँ से वाटर जाएगा वाया पेनस्टॉक। तो बेसिकली पेनस्टॉक क्या कर रहा है, ये वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी में। सो दोस्तों इसकी दोनों स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग डैश लाइन रिप्रेजेंट। इंजीनियरिंग ड्राइंग में डैश रेखाएं क्या प्रतिनिधित्व करती हैं। ए हैचिंग लाइन, बी प्रोजेक्शन लाइन। दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में डैश लाइन को हिडन लाइन भी बोला जाता है। दोस्तों हिडन लाइन का उपयोग कहाँ करा जाता है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट किसी एक मेन ऑब्जेक्ट के पीछे है, तो जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है हम उसको डैश लाइन से शो करते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिडन एजेस। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ रूम ऑफ साइज 10 मीटर इंटू 4 मीटर इज टू बी illuminated by 10 150 lamp. The MSCP of each lamp is 300. Assume a depreciation factor of 0.8 and utilization factor of 0.5. The average illumination produced on the floor will be 10 मीटर इंटू 4 मीटर आकार का एक कमरा 150 वोल्ट के 10 लैम्प द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक लैम्प का MSCP 300 है। डेप्रिसिएशन फैक्टर 0.8 और यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.5 है। फर्श पर उत्पादित औसत प्रकाश कितना होगा। दोस्तों MSCP की पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है मीन स्पेरिकल कैंडल पावर। और MSCP का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फ्लक्स अपॉन में 4 पाई। और इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला होता है टोटल फ्लक्स अपॉन में एरिया। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, हमें रूम एरिया दे रखा है कितना, 10 इंटू 40 मीटर, तो ये हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। अब हमें MSCP दे रखा है, वो दे रखा है हमें 300। अब डेप्रिसिएशन फैक्टर भी यहाँ पे दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन फैक्टर को दोस्तों मैं DF लिख रहा हूँ, वो दे रखा है हमें 0.8। और यूटिलाइजेशन फैक्टर जिसे मैं UF लिख रहा हूँ, वो दे रखा है 0.5। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था MSCP का, वो क्या था दोस्तों, टोटल फ्लक्स अपॉन में 4 पाई। तो यहाँ से हम टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 मल्टीप्लाई में 4 पाई, तो ये हो जाएगा 1200 पाई। ये हो गया हमारा टोटल फ्लक्स। तो दोस्तों टोटल इल्यूमिनेशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ बल्ब अपॉन में एरिया। तो टोटल फ्लक्स हमने निकाला था, वो कितना था, MSCP इंटू 4 पाई, यानी कि 1200 पाई मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, 10 है, और टोटल एरिया कितना है, 40 है। तो इस 0 से ये 0 कटेगा, इससे ये कटेगा 300। तो E इक्वल्स टू 300 पाई। आंसर को यहाँ तक होना चाहिए था, पाई को भी हमें निकालना पड़ेगा। पाई को हम लिख सकते हैं 22.7। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा E इक्वल्स टू, यानी कि इल्यूमिनेशन इक्वल्स टू 942.47 लाख। जो भी गिवन ऑप्शन है इसमें से कोई भी ऑप्शन मेरा मैच नहीं कर रहा है, पर इसका राइट आंसर होगा 942.47 लाख। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू फिक्स ड्राइंग शीट ऑन द बोर्ड। बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ए एडेसिव टेप, बी ड्राइंग पिन, सी क्लिप एंड डी थ्रेड। दोस्तों अगर हमें एक बोर्ड पर ड्राइंग शीट को एडजस्ट करना है तो हम एडेसिव टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ड्राइंग पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम क्लिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनके एडवांटेज क्या है दोस्तों, ड्राइंग पिन का क्या एडवांटेज है, इसको निकालना और लगाना काफी ज्यादा ईजी होता है और इसकी ग्रिप भी काफी अच्छी होती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये बोर्ड के सरफेस को डैमेज कर सकता है। ड्राइंग क्लिप का क्या एडवांटेज है, ये काफी अच्छे मटेरियल से बनी होती है, स्टील और प्लास्टिक से, और ये चारों कॉर्नर में अप्लाई करी जा सकती है इजिली। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर शीट छोटी हुई एज कम्पेयर टू बोर्ड तो हम ड्राइंग क्लिप्स को नहीं लगा सकते हैं। अब एडेसिव टेप का क्या एडवांटेज है, पहले तो ये कोई भी मार्क नहीं छोड़ता है किसी भी शीट पे, और इसको लगाना और निकालना भी काफी ज्यादा इजी होता है। लेकिन इसकी जो ग्रिप होती है वो एज कम्पेयर टू ड्राइंग पिन और ड्राइंग क्लिप काफी कम होती है। अगर दोस्तों किसी एडेसिव टेप में ग्लू ज्यादा हुआ
तो वो पेपर को भी डैमेज कर सकती है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो हम किस चीज का उपयोग नहीं करते हैं दोस्तों, इसमें हम थ्रेड का उपयोग नहीं करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टरबाइन इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन की स्थिति क्या होती है। ए इमीडिएटली आफ्टर जनरेटर, बी इन बिटवीन बॉयलर एंड जनरेटर, सी इमीडिएटली बिफोर बॉयलर एंड डी इन बिटवीन जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टरबाइन यूज होती है एक थर्मल पावर प्लांट में, उसको बोला जाता है टर्बो अल्टरनेटर। तो इसमें कौन सा अल्टरनेटर यूज हो रहा है, इसमें टर्बो अल्टरनेटर यूज हो रहा है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सिलेंड्रिकल टाइप रोटर का होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्मल पावर प्लांट के। अब थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड कहाँ होता है, ये दोस्तों बॉयलर, यहाँ पे एक बॉयलर होगा और जनरेटर के बीच में होता है। ये जो टरबाइन दिख रही है ये आपके अल्टरनेटर्स हैं। तो दोस्तों जो टरबाइन है वो बॉयलर और जनरेटर के बीच में होती है। तो सबसे पहले बॉयलर क्या कर रहा है, बॉयलर टरबाइन को हीट एनर्जी दे रहा है, देन ये हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है टरबाइन के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में, और जनरेटर लास्ट में क्या कर रहा है, उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन बिटवीन बॉयलर एंड जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 33 है, द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मोस्टली ऑपरेटेड व्हाट वोल्टेज। घरेलू विद्युत उपकरण अधिकतर किस वोल्टेज पर चलते हैं। ए 40 वोल्ट एसी, बी 40 वोल्ट डीसी, सी 230 वोल्ट एसी एंड डी 130 वोल्ट डीसी। दोस्तों इंडियन हाउस होल्ड अप्लायंसेस में जो जनरली ऑपरेटेड वोल्टेज होता है वो होता है 230 वोल्ट, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो 50 हर्ट्ज होती है। यहाँ पे मैंने अलग अलग कंट्री के आपको जनरेटेड वोल्टेज दे रखे हैं, कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, पर फॉर नॉलेज पर्पस मैंने ये आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया है। उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए, ये दो ऐसी कंट्री हैं जिनमें जो सिंगल फेस वोल्टेज होता है वो 120 वोल्ट भी होता है, और जो उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 230 वोल्ट एसी। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन एलिमेंट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसमिशन लाइन के मुख्य तत्व हैं। ए रोटर एंड ट्रांसफार्मर, बी स्टेटर कम्यूटेटर आर्मेचर वाइंडिंग एंड सपोर्टिंग टावर, सी कंडक्टर एंड इंसुलेटिंग वाइंडिंग एंड डी कंडक्टर ट्रांसफार्मर एंड सपोर्टिंग टावर। दोस्तों यहाँ पे केवल ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है, ना ही यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन की बात हो रही है, ना ही यहाँ पे सब स्टेशन की बात हो रही है, केवल ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है। जो ट्रांसमिशन लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, कंडक्टर होता है। अगर हमें पावर को ट्रांसफर करना है तो हमें कंडक्टर यानी कि वायर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। और कंडक्टर बना किसका होता है दोस्तों, ये एल्यूमिनियम और कॉपर का बना होता है, ज्यादातर एल्यूमिनियम का बना होता है क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी भी काफी अच्छी होती है। ट्रांसफार्मर दोस्तों यहाँ पे सब स्टेशन पे यूज होते हैं, पर दोस्तों ये डायरेक्टली आपके ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग नहीं होते हैं। ये एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन आपकी टर्मिनेट हो रही है या जिस सब स्टेशन पे ये ट्रांसमिशन लाइन पहुंच रही है वहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिल जाएंगे। तो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, ये हाई वोल्टेज को कन्वर्ट कर देते हैं लो वोल्टेज में, यानी कि ये वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, ये वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहे हैं। और दोस्तों थर्ड पॉइंट आता है सपोर्टिंग टावर। सपोर्टिंग टावर क्या है, ये कंडक्टर को सपोर्ट करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को सेफली आपके डेस्टिनेशन यानी कि सब स्टेशन तक पहुंचा सके। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंडक्टर ट्रांसफार्मर एंड सपोर्टिंग टावर। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाइंडिंग इज नॉट यूज्ड इन डीसी मशीन। आजकल डीसी मशीनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। ए लैप वाइंडिंग, बी डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सी ग्रामे रिंग वाइंडिंग और डी वेव वाइंडिंग। दोस्तों आपने लैप वाइंडिंग का नाम सुना होगा, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग का नाम सुना होगा, वेव वाइंडिंग का नाम सुना होगा, लेकिन ग्रामे रिंग वाइंडिंग का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा क्योंकि ये ज्यादातर अब यूज भी नहीं होती है, तो इसलिए इसको पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन देख के आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। ग्रामे रिंग वाइंडिंग इसलिए यूज नहीं होती है आजकल डीसी मशीन में क्योंकि इनका जो वोल्टेज आउटपुट था वो काफी ज्यादा लो रहता था और इनका कंस्ट्रक्शन भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता था, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थी। अब दोस्तों अगर हम लैप वाइंडिंग की बात करें तो लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा पोल के बराबर रहते हैं और लैप वाइंडिंग को लो वोल्टेज और हाई करंट एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करा जाता है। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग एडवांस वर्जन होता है लैप वाइंडिंग का, और वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा 2 रहते हैं, चाहे कितने भी पोल्स हो चाहे कितने भी ब्रशेस हो, और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ पे हमें हाई वोल्टेज और लो करंट की जरूरत होती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामे रिंग वाइंडिंग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।